जनाब, तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि भाई मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया बाइट टाइप का, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने स्टोर करवा दिए। अब इसमें मुझे पता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब एक और मैंने यहाँ पर सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किया, इक्वल, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। अब इक्वल साइन डायरेक्टिव के बारे में मैंने क्या पढ़ा था कि भाई ये जो है कोई भी एक इंटीजर यानी 32 बिट साइज एक्सप्रेशन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन रही है यहाँ पर, डॉलर क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम काउंटर होता है। मेरे पास जो भी लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करता है और लिस्ट के एड्रेसेस से क्या करता है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है, और इससे मुझे जनरेट होके मिलता है सर कि दिस। जी जनाब। लास्ट एलिमेंट के लिए होता है ना ये डॉलर। जी जी जी। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है कि मैंने क्या किया कि भाई मूव करवा दो EAX में क्या, साइज ऑफ लिस्ट। अब ये साइज ऑफ लिस्ट क्या है, ये मेरे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो कि लेके आ रहा है लिस्ट का साइज, कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस लिस्ट। तो मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 4। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट कर लिया। अब ये मुझे एलिमेंट नहीं बता रहा, ये मुझे बता रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ये साइज बता रहा है। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट करके देगा ये, देखते हैं, 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं वो मुझे यहाँ पर बाइट वाइज बता रहा है कि भाई इतने बाइट की वैल्यू हमारे पास स्टोर है। क्लास देखें, अब मैं यहाँ पर इसी को चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे बाइट की जगह इसको कर दिया वर्ड। अब वर्ड का साइज सब लोग जानते हैं भाई कितना होता है, 16 बिट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, मैं यहाँ पे इसको वापस क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो यहाँ पे मुझे कितने बताने चाहिए इसको। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करूंगा तो समझिएगा कि ये आउटपुट क्यों आ रहा है और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई इसमें 8 एलिमेंट है जबकि 4 एलिमेंट है। उस वक्त टाइप क्या थी, बाइट। समझिएगा इस बात को, उस वक्त टाइप क्या थी, बाइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये बाइट कैलकुलेट करके लेके आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस टाइम इसकी बात करें तो अब इसका साइज बाइट नहीं है, अब इसका साइज है डबल बाइट, यानी बाइट का भी डबल, 16 बिट। तो ये मुझे क्या जनरेट करके दे रहा है, इस पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डबल, 8। तो अब मुझे इसको फिक्स करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा कि डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि बाइट का डबल है ना। अब ये क्या कर रहा है, बाइट का डबल है, तो मुझे इसको बाइट बनाने, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो अब ये मुझे एग्जैक्ट वही फिगर देगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस लिस्ट। अगर ये मेरे पास वर्ड का, अगर वर्ड का एरे होगा तो मुझे उसका साइज एलोकेट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डी वर्ड कर दूंगा, तो अब डी वर्ड के बारे में बात करूँ तो डी वर्ड 4 टाइम्स होता है बाइट का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर मुझे अब ये डी वर्ड की वैल्यू वही देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 4 हटा दूं तो अब मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट देगा मुझे, 16। ठीक है जनाब, क्योंकि इनका 4 टाइम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 4 का 4 टाइम्स बता रहा है कि भाई 16 एलिमेंट है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसको कर दूं 3, तो 3 का 4 टाइम्स कितना होगा, 4 टाइम्स जो भी होगा वो 4 टाइम्स के हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा होगा। तो भाई 3 का 4 12। टाइम्स कितना होता है, 12। जबकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो मुझे इसको फिक्स करने के लिए इसको बाइट में अगर बनाना है तो मुझे डिवाइड बाय 4 करना होगा, क्योंकि अभी तक अरवाइन में हम लोग 32 बिट से आगे नहीं गए।
तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इसी को अगर क्वाड वर्ड बना दूं, क्वाड वर्ड की अगर हम लोग बात करें क्यू वर्ड, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि 32 के भी डबल से, यानी 8 टाइम्स, राइट। इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं भाई। 24 24 क्यों, हमने डिवाइड बाई जब 8 कर डिवाइड दिया। नहीं करते तो हाँ। हाँ, अगर डिवाइड ना करते तो वो मुझे यकीनन 24 देता, 12 का भी डबल। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, करंट लोकेशन काउंटर सबट्रैक्ट द एड्रेस ऑफ द लिस्ट डिफरेंस द नंबर ऑफ बाइट। अब उसके बाद इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, रेदर देन द कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैनुअली असेंबलर। अच्छा जनाब, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की बात करता हूँ, यानी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाइट लेकर मैं कोई स्ट्रिंग एलोकेट करता हूँ इस तरीके से कि भाई हेलो वर्ल्ड, ये मेरा स्ट्रिंग है। तो क्या अब ये मुझे बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नो सर। क्यों? चेक करते हैं, पहले मैं बिल्ड करूंगा अपने प्रोग्राम को, चेक करूंगा कोई एरर तो नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों नहीं बताएगा जनाब, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम, ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल ये है, एरे वेरिएबल ये है जिसमें हमने एक स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग। अब इस सिंबॉलिक कांस्टेंट, दो सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, ये इक्वल साइन डायरेक्टिव है जो कि इक्वल टू करने के बाद, और ये दूसरा सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो कि इस एरे वेरिएबल की लेंथ को लेके आ रहा है, और ये बता रहा है कि भाई जितना स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और सर स्टोर हो लेकिन रहा है एक इसमें सिंबॉलिक कांस्टेंट में। और यहाँ पर कॉमा हम तो लोग नहीं सिंबल, है। कहाँ पे? ये सर हेलो वर्ल्ड हमारी स्ट्रिंग है, तो ये सर एरर तो नहीं हुआ, इसमें बीच में कॉमा तो नहीं है, सेपरेट नहीं हो रही वेरी देखो, नंबर्स या फिर। हम लोग जो है वो एक स्ट्रिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बी लिखता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ सी लिखता हूँ, ये देखो एक, अब तो ये स्ट्रिंग, ओके ठीक है। तो ये पैटर्न है, ये पिछली लैब में मैंने आप लोगों को शायद बताए भी थे कि भाई एक स्ट्रिंग को बनाने के क्या क्या तरीकेकार हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, एक स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीकेकार होते हैं, ये देखें। एक तरीकेकार ये भी है कि बाइट वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये भी हमारा पूरा एक स्ट्रिंग ही है। अब जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, अगला हमारे पास आता है कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द वर्ड। अगर वर्ड की बात करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर डबल वर्ड की बात करेंगे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से हमारे पास अगला इक्यू डायरेक्टिव आता है, इक्यू डायरेक्टिव कहते हैं इसको। या आपके टीचर भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सर ये पढ़ लिया है। पढ़ लिया है ना, मैं यही तो तुम लोगों से कह यस रहा सर। था। चलो, ये भी हमारे पास मैनुअल में था, ये हमारे पास आते हैं हम लोग यहाँ पर लैब नंबर, हाँ। तो अब इसके आखिरी प्रोग्राम को फिर हम लोग देख लेते हैं। तो बस फिर तुम लोगों ने टैक्स इक्यू भी देख लिया होगा, मैक्रोज क्या होते हैं, इसमें हम लोग कोई भी टैक्स ले सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन प्रिंट कोई यूज़ कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं।
तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने आखिरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई किस तरीके से डुप्लीकेट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट लेंगे वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पर सैंपल प्रोग्राम है, कहा जा रहा है कि टेक 5 इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देम। एक ही वेरिएबल में 5 यूजर से इनपुट भी लिए जा रहे हैं, उनको प्रिंट भी करवाया जा रहा है। तो जनाब छोटा सा एक प्रोग्राम है और यहाँ पर 2 लूप की मदद से इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक लूप जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा लूप जो भी यूजर से इनपुट लिया गया है उसको प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है अब। तो डेटा में आते हैं, 2 वेरिएबल असाइन कर दिया हमने और जनाब यहाँ पर तो सबसे पहले भाई आउटपुट जनरेट कर लेते हैं कि भाई ये प्रोग्राम वर्क कर भी रहे या नहीं। अब यहाँ पे हमसे मांगे जा रहा है भाई यूजर से इनपुट। पहला यूजर इनपुट हमने दे दिया 3, दूसरा यूजर इनपुट हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखें कैसे पता चला, यहाँ पर ये 3 जो है वो मैंने कोई लिमिट नहीं दी हुई थी कि भाई आपने इतने यूजर इनपुट लेना है। 3 से मुराद मेरी ये थी जनाब कि ये पहला यूजर इनपुट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और जो भी हमने यूजर से इनपुट लिए वो प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एरे के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने बता दिया कि भाई हम मैक्सिमम इसमें 50 इनपुट ले सकते हैं। इसको 50 तक का एक्सटेंड कर दिया और हर बाइट को क्या कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें जितने भी यूजर इनपुट हो, हम लोग मैक्सिमम यूजर इनपुट क्या ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, इंटर दी नंबर। सबसे पहले स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, ECX को 0 इनिशियलाइज करवा दिया और लेस देन 5 का मतलब 5 दफा लूप मेरा चलेगा। हमने कह दिया कि भाई ECX क्यों 0 था और हमने यहाँ पर हार्ड कोडली डिफाइन किया। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम यूजर इनपुट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे हार्ड कोडली 5 डिफाइन कर दिया कि अब मेरा लूप जो है वो ECX की वैल्यू 0 है, लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर लूप के अंदर यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। अब जनाब जो भी यूजर से इनपुट लिया जा रहा है वो किस में जा रहा है, वो बाइट में जा रहा है। और बाइट क्या होती है हमारे पास, अगर हम रजिस्टर की साइज की बात करें तो पूरे 32 बिट रजिस्टर में जो आखिर की 2 जो निबल होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो बाइट का साइज होता है। ठीक है जनाब। तो हमने रजिस्टर भी उसी हिसाब से यूज किया, कौन सा, AL, क्योंकि साइज क्या था, बाइट था। मूव करवा दो, जो भी यूजर इनपुट जाएगा बाइट में जाएगा, वो AL में जाएगा, आखिरी लोअर बिट अकोमुलेटर के आखिरी निबल में हमारे पास यूजर इनपुट जाएगा। जो भी यूजर इनपुट गया वो एरे में स्टोर हो जाए और एरे के कौन से इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में स्टोर हो जाए। हमने कह दिया एरे ECX में नहीं जा रहा सर इनपुट, नहीं, ECX के 0 इंडेक्स में जाएगा क्योंकि यूजर से तो इनपुट AL में जाएगा ना। हमने ये क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट, और यूजर से इनपुट एकोमुलेटर में जाएगा। हम एकोमुलेटर में हम एरे में वैल्यू भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एरे में जो वैल्यू जा रही है वो उसके इंडेक्स में जाएगी और इंडेक्स को कौन रीड कर रहा है। तो अब उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो CX को, CX की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, दोबारा लूप चल जाएगा और इसी तरीके से 5 दफा यूजर से इनपुट लिया जाएगा और एरे में स्टोर कर दिया जाएगा। फिर सर पहले हम ECX में इनपुट लेके EVX में करा देते, EAX में सॉरी स्टोर करा देते। देखो लूप के अंदर यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, आपको पता है ना इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, यूजर इनपुट। अब यूजर डेसिमल में लिया जा रहा है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी यकीनन, और वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगी, सबसे पहले अकोमुलेटर रजिस्टर में जाएगी ना। ये बेसिकली EAX है, उसका सबसे छोटा साइज है ये AL, अकोमुलेटर के लोअर सेक्शन में जाएगी क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर जो है मेरे पास एरे की साइज जो है वो बाइट है। अगर मैं इसको डीवर्ट कर दूं तो यहाँ पे मैं हंसी खुशी EAX यूज करूँ और यहाँ पर मैं EAX यूज करूँगा। सही है। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे बाइट यूज किया था तो बाइट का साइज ही होता है 8 बिट। तो 8 बिट रजिस्टर कौन सा होता है हमारे पास? AL। ठीक है। तो AL में बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट जाएगा और उसको हम एरे में स्टोर करवा रहे हैं उसके इंडेक्स में। अब जो पहली आइट्रेशन है वो 0 से स्टार्ट हुई है ना, तो EAX जो हमारे पास एरे का जो 0 इंडेक्स होगा, मैंने आपको बताया था CX क्या करता है, काउंटर वाइज चलता है। अब ये यकीनन इसका कोई ना कोई इंडेक्स बना होगा, उसके 0 इंडेक्स में हमने पहली वैल्यू भेज दी और इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरा लूप जब घूमेगा दूसरा इनपुट आएगा, तीसरा इनपुट आएगा। कितने टाइम से आएगा? 0 से लेकर 5 टाइम्स आएगा, लेस देन 5 यानी 4। 0 से 4 टाइम्स 5 बनते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाने के लिए CX को दोबारा से हमने 0 कर दिया और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वापस जो एरे में से एक एक करके वैल्यू निकाल रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसकी एक आइट्रेशन चलो देख लेते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। स्टेप ओवर यहाँ पे मेरा ये मैसेज प्रिंट हो गया। ये मैसेज प्रिंट होने के बाद CX की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है और 0 होने के बाद यहाँ पर लूप में जाने के बाद पहला यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है। मैंने जनाब पहला इनपुट दे दिया 2 और इंटर कर दिया। अब ये तो 2 गया है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ गया है? अक्यूमुलेटर के लोअर पार्ट में, इसमें चले गया। अब इससे हम लोग फॉर द टाइम बीइंग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू। तो AX में हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया और ECX क्या हो गया? 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये इतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो यूजर से इनपुट लेगा। अब ये दूसरा यूजर से इनपुट ले रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 3, इंटर कर दिया। अब जो 3 इनपुट इसमें गया AL से हम इस एरे में स्टोर करवा रहे हैं। फिर स्टेप ओवर इंक्रीमेंट C। इसी तरीके से अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया जाएगा 4, ये तीसरा यूजर इनपुट मैंने इंटर करवा दिया, स्टोर हो गया AL से एरे में। फिर CX को स्टोर करवा दिया मैंने। अब यहाँ पे चौथा इनपुट मांगा जा रहा है, मैंने दे दिया 5। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आखिरी यूजर से इनपुट मांगा जाएगा, मैंने दे दिया 6। अब यहाँ पर मेरे पास CX की वैल्यू क्या हो गई जब इंक्रीमेंट होने के बाद? ग्रेटर देन 4 हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कंडीशन क्या थी, लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या हो गई? ECX की वैल्यू इक्वल टू 5 हो गई। लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक होने के बाद जनाब फिर क्या होगा कि ECX दोबारा से इनिशियलाइज होगा 0 से। अब ये रीड करने के लिए काउंटर स्टार्ट होगा। अब आप देखिएगा जब ये मेरे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ स्टोर हुए होंगे? एरे के 0 इंडेक्स पे ये स्टोर हुआ होगा, 1 इंडेक्स पे ये हुआ होगा, 2 पे ये होगा, 3 पे ये होगा और ये 4 पे ये वाला स्टोर हुआ होगा। फिर उसके बाद एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को। अब इस टाइम CX की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू होगी वो AL में मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप ओवर के बाद जब लूप में हम यहाँ पे आएंगे तो पहली वैल्यू AL में कौन सी हमने मूव करवाई थी? 2। तो 2 A रजिस्टर में जो है वो मूव हो गई। कौन से? एरे के 0 इंडेक्स, क्योंकि हम लोग CX कौन सा काउंटर चल रहा है अभी? 0 काउंटर चल रहा है। तो 0 पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू थी वो AL में स्टोर हो गई और प्रिंट हो गई, यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। ये 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ CX। अब इसने बना दिया इंडेक्स 0 से 1। अब जो भी 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई जो भी वैल्यू थी वो क्या थी जनाब? 3 वैल्यू थी। यहाँ पे देख लीजिए जो दूसरी वैल्यू मैंने डाली हुई थी वो 3 डाली हुई थी। इस तरीके सर से ये 5 दफा चलेगा जनाब। सर ये नीचे कॉल वेट मैसेज क्या यूज हुआ हुआ है? ये तो टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन है ना। ओके ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हमारे पास लैब नंबर 3 भी कंप्लीट होती है और इसका टास्क जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि भाई राइट अ डुप्लीकेट ऑपरेटर डीवर्ड डाटा टाइप। 10 यूजर से इनपुट लेने और 10 का सम करवाना है आपको। इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी ये वाला प्रोग्राम चलाया ना कि 5 यूजर से इनपुट लिए जा रहे हैं
और उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। आप लोगों को डिस्प्ले क्या करवाना है, उन पांचों का सम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है कि राइट अ डुप्लीकेट ऑपरेटर, 5 यूजर से इनपुट करना है और पांचों का एवरेज प्रिंट करवाना है। तीसरा क्वेश्चन, एक यूजर से इनपुट लेना और जैसे कि हमने उसी एरे को प्रिंट करवाया ना, आपने उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना। और चौथा, यार ये सब मुझे असाइनमेंट में देने चाहिए थे, ये मैं, चलो एक काम करो, इसके सिर्फ 2 सवाल कर लो, बाकी 2 सवाल मैं असाइनमेंट में ऐड कर देता हूँ। सही है भाई? सर 2 सवाल इग्नोर करते हैं, 2 सवाल कर लेते हैं। अब थोड़ी मेरी बात भी तो रखो, अब मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, मेरी बात भी तो मानो तुम लोग। सही है? तो असाइनमेंट के मैं ये वाले 2 सवाल जो है ना मैं ऐड कर दूंगा। तुम लोगों के असाइनमेंट में अभी कितने सवाल दिए हैं? 6 सवाल दिए हैं, तो तुम लोग 8 कर देना। ठीक है भाई, ये 2 सवाल जो है ना तुम लोगों को लैब नंबर 6 के टास्क में करने, और बाकी ये 2 सवाल जो है मैं असाइनमेंट में अपडेट करके असाइनमेंट आपका दोबारा से अपडेट कर दूंगा फाइल। ठीक है क्लास, हमारी लैब नंबर 6 तक की कंप्लीट होगी। अगली क्लास में लैब नंबर 7 पे बात करेंगे और उसी के ऑनवर्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दो अपनी। हाँ मैं जो है वो डेट एक्सटेंड कर दूंगा, टेंशन मत। अच्छा ये मुझे बताओ, लैब नंबर 5 और लैब नंबर 6 का अगर कोई सवाल है तो पूछ लें आज से रिलेटेड, तो फिर मैं यहाँ पे फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, फिर मैं एंड कर दूँ मीटिंग। स्टूडेंट्स चलें ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।